हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज जो है कंप्यूटर के इस पी वाई क्यू एनालिसिस में हम ये तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि मैं सी जी व्यापम जो मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, सी जी व्यापम द्वारा आयोजित होगा ये, ठीक है, 26 अप्रैल को। उसके लिए जो है मैं आपको पी वाई क्यू का एनालिसिस करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें अभी तक 2024 से लेके 26 तक जो नए ट्रेंड में जो प्रश्न आने लगे हैं, उसको लेकर जो है मैं उसका पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, जिसमें डिटेल से हम बात कर रहे हैं कि कौन-कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको विस्तार पूर्वक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो है आपके पेपर को देखकर मैं पूरे चैप्टर को, है ना, जो चैप्टर है उसको पूरा पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत मत पड़े, ठीक है। कम समय में आप वो चीज़ें पढ़ पाएँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बेमतलब चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास अब समय कम है, क्योंकि मैथ्स को ज़्यादा समय देना है, उसका भी हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो सभी सब्जेक्ट का मैं पीवाईक्यू एनालिसिस लेके आऊँगा, ठीक है। कंप्यूटर 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा क्लास है। 1 से 2 वीडियो और लाऊँगा कंप्यूटर का। उसके बाद जो है आपको हिंदी का है, ठीक है। उसके बाद आपका रीज़निंग का है, मैथ्स का है, सबका पीवाईक्यू आएगा, जीके का आएगा, जीएस का आएगा। तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये तीसरा क्लास है और आपको समझ आ गया होगा किस पोर्शन से बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव कराऊँगा मैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का 2-2 ऑब्जेक्टिव कराऊँगा, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना था, ठीक है, कितना पढ़ना था और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, कम पढ़ें लेकिन अच्छा चीज़ पढ़े, ठीक है? वही पढ़े जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा डीप है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। मानता हूँ ईज़ी सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझते, जो कंप्यूटर नहीं पढ़े एक भी बार, उनके लिए टफ ही रहेगा ये। चलिए, तो आज हम बात करेंगे, इसमें देखिए जैसे कि आज सबसे पहला आया है अभी एमएस एक्सेल, ठीक है? आप जानते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। खासकर इसका एक्सटेंशन याद रखना, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो याद रखना, ठीक है? और एक्सेल में तो इतने सारे प्रश्न बनने की संभावना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो कुछ एक्सेल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो एमएस एक्सेल, इसका फाइल एक्सटेंशन याद रखना एक्सएलएस, है ना? एक्सएलएस जो है इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लॉजिकल इफ लगा के, लॉजिकल, है ना? इफ मतलब आपको जब ऐसा करके होता है तो इफ से जो है लॉजिकल टेस्ट होता है, वैल्यू इफ ट्रू या फॉल्स, है ना? जब हम कोई भी जब डेटा बनाते हैं तो ट्रू और फॉल्स जब उसमें ढूँढते हैं तो इफ लगा के लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स करके इसको लगाया जाता है। उसके बाद वी लुकअप कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। वी लुकअप में क्या करते हैं, ये जो है किसी भी तालिका में, है ना? किसी भी तालिका में जो है डेटा खोजने का काम करता है, ठीक है? किसी भी रो और कॉलम्स में जो है ये डेटा खोजने की काम करता है, याद रखिएगा। लुकअप, वैल्यू, टेबल, अरे ऐसा करके इसको लिखा जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद सम है, तो सम जो है क्या करता है, सेलों को जोड़ता है, सेलों में जितने भी डेटा होता है उसको जोड़ने का काम करता है ये सम। एवरेज क्या करता है, मीन निकालता है, माध्य निकालता है, मतलब एवरेज निकालता है। काउंट क्या करता है, संख्याओं वाले सेल की गणना करता है, याद रखिएगा। काउंट जो है संख्या वाली सेल की गणना करते हैं। काउंटर जो है खाली ना होने वाले सेल की गणना करते हैं। ठीक है? तो काउंट क्या करता है, संख्याओं वाले सेल की गणना करता है, ध्यान रखिएगा। काउंट संख्याओं वाले सेल की गणना करेगा, काउंटर जो है खाली ना होने वाले सेल की गणना करेगा, खाली नहीं होने वाला। और काउंटर ब्लैंक, एक काउंटर ब्लैंक आता है, ये जो है खाली सेल की गणना करता है, याद रखिएगा। तो खाली सेल की गणना करता है और जो सेल खाली नहीं है, उसका गणना कौन करेगा, काउंटर करेगा, ठीक है? और खाली सेल की गणना काउंटर ब्लैंक करेगा और जो काउंट है वो संख्या वाले सेल की गणना करेगा, ठीक है? तीनों में अंतर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और मैं एकदम क्लियर करता हूँ। काउंट मतलब संख्या वाले जो सेल हो गए उसका गणना होगा। काउंटर मतलब जो खाली नहीं है, ठीक है? ऐसा सेल जो खाली नहीं है, उसका गणना करेगा काउंटर मतलब। और काउंटर ब्लैंक अगर लिखा है तो खाली सेल की गणना करने का काम करेगा, ठीक है? मैक्स रेंज क्या होता है, मैक्स या मीन की बात करें तो ये मैक्सिमम नंबर और मिनिमम मान, है ना? जो मैक्सिमम मान है और या मिनिमम मान है, उसको ये जो है खोज के दिखाता है आपको, ठीक है? मैक्स और मिन, ठीक है? अगर टेबल आप बनाए हैं और उसमें चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर को ढूँढो या मिनिमम नंबर को ढूँढो, तो ये जो है मैक्स का अपन या मिन का उपयोग करते हैं, ठीक है? अब देखो, एक है ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है अतिरिक्त स्थान हटाना, ठीक है? आप कुछ टेबल वगैरह बनाए हैं जिसमें बहुत सारे स्थान जो है खाली है, ठीक है? उसको हटाना आप चाहते हैं, तो अतिरिक्त स्थान जो है हटाने का काम करता है ट्रिम, ठीक है? याद रखिएगा। एमएस एक्सेल को और कुछ बातें आपको बताता हूँ, ठीक है? तो एमएस एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे एमएस एक्सेल आप ओपन करेंगे, तो सामने जो शीट आपको दिखाई देगा उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है? लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, वर्कबुक के नाम से जानते हैं, ठीक है?
मतलब एमएस एक्सेल का जैसे एमएस वर्ड में जो भी पेज आपको दिखाई बोलता है उसको डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट पेज या जो पेज आपको फाइल पहले दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे, ठीक है। और उस वर्क बुक में जो है 3 वर्क शीट होता है। कितना वर्क शीट होता है? 3 वर्क शीट होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, याद रखिएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट होता है 3 वर्क शीट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक वर्क शीट में रो और कॉलम से बनती है। जो प्रत्येक वर्क शीट होता है किससे बनता है? रो और कॉलम से, ठीक है। ऐसे कॉलम है, ऐसे रो है, ऐसे बनता है आपका वर्क शीट, ठीक है। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है, याद रखिएगा स्प्रेडशीट क्या है, इसको पूछा जाता है। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें एक डेटा एंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट और एनालाइज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें क्या किया जाता है, एक डेटा एंटर किया जाता है, डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है और एनालाइज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्प्रेडशीट, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा इसी एक्सेल को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से भी नहीं जाना जाता है, ठीक है। एक प्रकार सॉफ्टवेयर टूल होता है, ठीक है, जिसमें डेटा को एंटर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। वर्कशीट क्या होता है, ठीक है। तो इस वर्कशीट आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना रो होता है, तो एमएस एक्सेल 2003 के अनुसार बात होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जनरली इसी को पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें रो होता है 65,536 रो होता है, ठीक है। और रो मतलब ऐसे लाइन जो रहता है ना, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कितना होता है, 256 कॉलम होता है, ठीक है। अब एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे उसको भी पूछा गया है प्रोसेस, ठीक है। एमएस एक्सेल को ओपन करने का प्रोसेस पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम देखेंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद एमएस ऑफिस देखेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर जो है एमएस एक्सेल आपको दिखाई देगा, फिर आप उसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, उसके बाद ओपन हो जाएगा, या राइट क्लिक करेंगे ओपन आएगा, ओपन करेंगे फिर ये ओपन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रोसेस को पूछा जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि व्यापम का ट्रेंड है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का जो प्रोसेस है या अकाउंट वगैरह क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसी को लगातार पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे, चाहे एमएस ऑफिस की बात करें, चाहे वर्ड एक्सेल की बात करें, एमएस ऑफिस के अंदर ही वर्ड एक्सेल आता है, उसके अलावा अन्य सॉफ्टवेयर है। तो स्टार्ट मेनू में सबसे पहले जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद जो सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है वहाँ हम उसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या राइट साइड क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी ये ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम को जो है ए बी सी में दर्शाया जाता है, ए बी सी से, और जो रो होता है उसको 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिए। कॉलम और रो को कैसे दर्शाया जाता है, कॉलम को ए बी सी डी से, और जो रो होता है उसको 1 2 3 4 संख्याओं से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा वर्कशीट में डेटा के प्रकार जानते हैं, ठीक है। वर्कशीट में किस प्रकार के डेटा आप एंटर कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा आप जो है एंटर कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा जैसे नाम और नंबर वाला जो है एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है उसको मतलब अल्फ़ाबेटिकल डेटा आप दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ फार्मूला भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है इसको जानिएगा, ये नया टर्म्स है आपके लिए और उसको पूछे जाने की संभावना है। सेल रेफरेंसिंग, ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक सेल का एक विशेषता होता है, याद रखिएगा, प्रत्येक सेल का क्या होता है, एक विशेषता होता है, ठीक है। या विशेषता बोलता हूँ, विशेष पता होता है, ठीक है। प्रत्येक सेल का क्या होता है, विशेष एड्रेस होता है, स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जैसे ही आप सेल में जाएँगे तो आपको ऊपर उसका एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। तो एक एड्रेस होता है, इस पते को फ़ॉर्मूला के रूप में डालते हैं, जब फ़ॉर्मूला में उसको डालते हैं उस पते को, तो इस प्रक्रिया को सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जब उसको उस एड्रेस को एक फ़ॉर्मूला में डाला जाता है, ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सेल रेफरेंसिंग है उसका 3 प्रकार है, आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो ये 3 प्रकार को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है और वीडियो होता है, साथ ही एनिमेशन होता है। मल्टीमीडिया में ये सभी चीज़ आता है, क्या-क्या आता है, टेक्स्ट आता है, इमेज आता है, ऑडियो और वीडियो और एनिमेशन जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी घटकों का उपयोग अक्सर दर्शकों को संलग्न करने के लिए प्रस्तुतियाँ या प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं प्रेजेंटेशन बनाकर ही लोगों को आकर्षित किया जाता है, ठीक है। आप मेरा भी वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे मैं पीपीटी से आपको पढ़ाया हूँ। तो उसमें अलग-अलग कैरेक्टर को भी डाला जा सकता है, कुछ इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, है ना? हर चीज़ को उसमें ऐड किया जा सकता है। आप देखिए बहुत सारे आपको यूट्यूब में वगैरह में जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है?
जो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है? पीपीटी से एनिमेशन वगैरह हम डाल सकते हैं उसमें, तो उसी को बोला जाता है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में सभी चीज़ आता है, आपका टेक्स्ट आता है, इमेज आता है, वीडियो आता है, ऑडियो आता है, एनिमेशन आता है, ठीक है? कोई एक चीज़ नहीं आता, सभी आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मल्टीमीडिया, तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है मल्टीमीडिया में सम्मिलित है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, तो सभी चीज़ इसमें आता है। उसके अलावा एमएस वर्ड के बारे में बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एमएस वर्ड के बारे में। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .docx, ठीक है? या .doc या docx, ठीक है? ये इसका होता है फाइल एक्सटेंशन। डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक चीज़ पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट आप कोई बनाए, आप चाहते हो कि कोई लोग उसको यूज़ कर सके, केवल मैं ही आऊँ और उसको देखूँ, तो उसमें आप जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले ओपन द डॉक्यूमेंट इन द वर्ड, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाए उसको वर्ड में ओपन करना है, ठीक है? उसके बाद गो टू द फाइल एंड सेलेक्ट इन्फो, आपको फिर फाइल मेनू में जाना है, फिर गो इन और इन्फो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर सिलेक्ट और इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड करेंगे, ठीक है? आपको सिलेक्ट करना है, फिर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करने के लिए जो है ना, सिलेक्ट इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड करेंगे, फिर आप पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे अपने पासवर्ड को, ठीक है? इस प्रकार से आप जो है डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एमएस वर्ड में जो है आपको शॉर्टकट की ज़्यादा पूछा जाता है, तो कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, ठीक है? कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल बी आई और यू, तो बी होता है बोल्ड के लिए, आई होता है इटैलिक के लिए, यू होता है अंडरलाइन के लिए। ध्यान रखिएगा, बोल्ड मतलब मोटा अक्षर जो लिखाते हैं, अंडरलाइन मतलब जो ऐसे वर्ड वगैरह लिखा है तो उसके नीचे जैसे ये कर रहा हूँ, ये है अंडरलाइन, ठीक है? इटैलिक मतलब ऐसा तिरछा-तिरछा जो लिखाता है उसको बोलते हैं इटैलिक। उसके बाद कंट्रोल जेड, जैसे किसी भी चीज़ को आप लिखे रहे हैं या गलती से, जैसे ये मैं लिख दिया हूँ, इसको हटाऊँगा, ये कहलाएगा आपका, ठीक है? देखो एक-एक लाइन जो है, देखो यहाँ देखना, इस वाले पोर्शन में आप ध्यान देना, ठीक है? ये हटेगा, ठीक? ये जैसे मैं लाइन बनाया अभी, सर्कल बनाया, अब ये हटा, ये कहलाएगा आपका अनडू। ऐसे मैं किया, ये हो गया रीडू, फिर से आ गया, फिर गायब हुआ, फिर आया, फिर गायब हुआ, फिर आया, फिर गायब हुआ। तो जो ये आया, ठीक है? इसको मैं बनाया था, इसको रेडू कहेंगे, ये गायब हुआ तो अनडू, अनडू, रेडू, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अनडू और रेडो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद F7, F7 मतलब स्पेलिंग चेक के लिए F7 का उपयोग किया जाता है, कई बार पूछा जाता है। F2 जो है रीनेम करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, F2 जो है रीनेम के लिए होता है, इसको भी ध्यान रखना, रीनेम करने के लिए F2। F5 जो है ये होता है आपका जब सिस्टम चालू करते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए होता है, इसको भी ध्यान रखना। F12 जो है फाइल को सेव एज़ करने के लिए होता है, इसको भी ध्यान रखना, सेव एज़ के लिए होता है। आपका F12, F5 जो है रिफ्रेश करने के लिए होता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? अगर मैं पीपीटी चला रहा हूँ, पावर पॉइंट ओपन किया हूँ, तो F5 दबाकर मैं जो है प्रेज़ेंटेशन को, जो पीपीटी मैं बनाया हूँ उसको स्लाइड शो कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? स्लाइड शो कर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसका फ़ंक्शन जो है बदलता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये है, जनरली जो है इसको रिफ्रेश के लिए रखते हैं, ठीक है? जैसे ही विंडो चालू करते हैं, तो F5 दबा के रिफ्रेश किया जाता है विंडो को, ठीक है? F12 में जो है सेव एज़ होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक? चलिए, उसके अलावा आगे और बढ़ते हैं, तो देखो अब बात करते हैं सीडी, डीवीडी के बारे में। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना? नाम से ही समझ आया, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब छोटा से छोटा, ठीक है? कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है, ध्यान रखिएगा। तो सीडी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। कभी-कभी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, कभी-कभी आपको जो है वर्सटाइल देखने को मिलेगा, तो दोनों सही हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में वर्सटाइल और वीडियो दोनों दिया है, तो आप सबसे पहले वर्सटाइल को टिक करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो वर्सटाइल और वीडियो, कहीं-कहीं वीडियो देखने को मिलेगा, कहीं-कहीं वर्सटाइल देखने को मिलेगा, ठीक है? दोनों सही हैं, दोनों को आंसर लिया जाता है, आप सर्च करके देख सकते हैं। बट अगर दोनों ऑप्शन में है इन केस, ठीक है? ये तो विलोपित होना चाहिए नियमानुसार, लेकिन वर्सटाइल को आप जो है पहले इसमें जो है मान्यता देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? देखो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसका साइज़ जो है कम होगा, 700 एमबी तक का साइज़ होता है, ठीक है? और इसमें 75 से 80 मिनट तक का ऑडियो जो है स्टोर किया जा सकता है। अगर ऑडियो की बात करें तो 75 से 80 मिनट तक का ऑडियो इसमें स्टोर किया जा सकता है। 700 एमबी का इसका साइज़ होता है। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये देखो डीवीडी, ये है आपका सीडी, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है 700 एमबी, ठीक है? 48 से 100 स्पीड, 80 मिनट का म्यूजिक इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? या 75 से 80 मिनट के बीच का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो सी में आरडब्ल्यू लिखा है, आरडब्ल्यू मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है इसका मतलब? रीराइटेबल होता है, मतलब पुनः आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? 700 एमबी होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा होता है साइज़ वगैरह सीडी में, तो इसको भी ध्यान रखना, है ना? क्या-क्या लिखा रहता है ऐसा भी पूछ सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है। इसको भी ध्यान रख लेना, इसीलिए मैं इमेज लगाया हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है?
उसके बाद डीवीडी का साइज जो है बड़ा होता है। सिंगल लेयर, डबल लेयर में आता है डीवीडी। सिंगल लेयर की बात करें तो 4.7 जीबी होता है और डबल लेयर की बात करें तो 8.5 जीबी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 8.5 जीबी और 4.7 जीबी होता है, ध्यान रखिएगा। सिंगल लेयर और डबल लेयर की बात करते हैं। सीडी रोम है ना, तो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसा सीडी जिसको केवल एक बार लिखने के बाद आप केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी, एक बार लिखा गया तो उसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल उसको बार बार आप जो है पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, जो भी है उसमें जो भी डेटा होगा उसके अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीडीआर, सीडीआर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, ठीक है। एक बार रिकॉर्ड किया जाता है सीडीआर में, एक बार किसी भी डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उससे परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। सीडी आर डब्ल्यू, जहां आर डब्ल्यू लिखा मतलब होता है रीराइटेबल, यहाँ जैसा लिखा है रीराइटेबल, रीराइटेबल कहने का मतलब इसको फिर से हम मिटा सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं, फिर मिटा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। तो इसमें बार बार जो है डेटा को चेंज किया जा सकता है, रीराइटेबल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रैम की बात करते हैं, रैम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाल ही में अभी जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, एचईएलटी हुआ था, उससे पहले हॉस्टल वार्डन हुआ था, रैम से क्वेश्चन आया हुआ था। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको रैम, ठीक है। रैम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से ही आपको समझ आना है रैंडम, मतलब कहीं से भी कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी, ठीक है। मतलब जो भी डेटा आप कंप्यूटर में बोलेंगे तुरंत वो करता है, और कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ आता है, रैम में ही आता है, उसके बाद आपको फट जो है दिखाई देता है। जैसे जब कंप्यूटर चालू होता है तो हार्ड डिस्क से या एसएसडी से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में लोड होता है, रैम में लोड होता है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस के दौरान आपको इस चीज को मैं बताया था, पिछला क्लास आप देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। और इसका साइज क्या होता है, तो अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो साइज जो है 512 एमबी से चालू हो जाता है। वैसे तो जितना चाहे उतना आप रैम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जनरेशन बदल रहा है तो आपका जो रैम है साइज छोटा होते जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है स्टोरेज क्षमता जो है बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो रैम जो है सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो घरों में यूज़ करते हैं 512 एमबी से लेके 64 जीबी तक, ठीक है। जो इतना 64 जीबी रैम जो है बहुत ही सफिशिएंट होता है, जो पर्सनल यूज़ कंप्यूटर है, ठीक है, और पर्सनल पीसी के लिए ध्यान रखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 512 एमबी से लेके 64 जीबी तक याद रखिएगा। वैसे 128 भी होता है, 256 भी होता है, ठीक है। वो हाई एंड कंप्यूटर या हाई एंड पीसी के लिए जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रैम के बारे में, तो रैम दो प्रकार का होता है, एक डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। नाम से ही समझ आ रहा है, डायनेमिक मतलब जो बदलते रहेगा, स्टैटिक मतलब जो स्टेबल है, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ कंपेयर करके क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम नाम से समझ आ रहा है स्टेबल है, स्टेबल है मतलब है जाहिर सी बात है उसका पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा, महंगा होगा, ठीक है, उसमें क्योंकि चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो यह रैम तेज होता है, याद रखिएगा। देख कोई भी चीज़ जो है स्टैटिक कंडीशन में रहता है तो फास्ट रहता है, ठीक है, तो यह तेज होता है। और डायनेमिक जो है बार बार बदलते रहता है, ये जो है धीमी होता है, ध्यान रखिए। ये महंगा होगा, स्टैटिक रैम महंगा होगा, और डायनेमिक रैम जो है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम जो है क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। बार बार रिफ्रेश नहीं होता स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम बार बार रिफ्रेश होगा, ठीक है। और प्रत्येक बिट डाटा स्टोर करने के लिए इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक, इसमें जो है प्रत्येक बिट डाटा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको, हाँ, ठीक है। तो ये जो है इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वाले लाइन को ना थोड़ा-सा फोर्थ पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना मेरे को ना ये उल्टा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक आप कर लेंगे, और मैं नहीं तो कल की क्लास में जो है मैं इसको करेक्ट करवा दूँगा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि इतना दिन से मैं कंप्यूटर पढ़ाया हूँ, तो मेरे को याद है कि डाटा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का उपयोग जो हो स्टैटिक रैम में होता है, और जो है इसमें जो है डेटा स्टोर करने के कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है डायनेमिक रैम में, ठीक है। ये उल्टा लिखा है मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, ये इसका होना चाहिए था और इसको इसका होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इस पॉइंट में मेरे को थोड़ा-सा डाउट है, ठीक है, सडनली हो सकता है याद नहीं आ रहा हो, जो भी है, एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कल आपको इसको मैं खुद ही क्रॉस चेक करके आपको सही करा दूँगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, थोड़ा-सा इसको देखना है, बाकी तीनों पॉइंट तो एकदम करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक फास्ट होगा, महँगा होता है, बार-बार रिफ्रेश नहीं होता। डायनेमिक जो है सस्ता होता है, धीमी होता है, बार-बार रिफ्रेश होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये है रैम, रैम आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है उसको भी ध्यान रखते हैं, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ब बताया ना कि अभी हर चीज़ का प्रोसेस पूछा जाता है कि कौन-सा चीज़ को कैसे बनाया जाता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस पूछा जाएगा या सॉफ्टवेयर में काम करना है तो उसको कैसे ओपन किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, तो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले जो है रूपरेखा बनाया जाता है, क्रिएट इन आउटलाइन, ठीक है? अब मान लो आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, एक क्लास लेना है, उसके पहले क्या करना है, आपको एक आउटलाइन बनाने पड़ेगा कि किस प्रकार से मुझे बनाना है, ठीक है? कैसे प्रेज़ेंट करना है अपनी चीज़ों को, तो उसके लिए क्या बनाते हैं आप, एक रूपरेखा बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं फिर आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस टाइप से बनाना है, ठीक है? कैसा दिखना चाहिए आपका क्लास, है ना? तो उस प्रकार से आप क्या करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस या फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद अपना उसको बनाने के लिए, उस प्रेज़ेंटेशन को बनाने के लिए कौन-कौन से टूल की आवश्यकता होगा, कौन-सा शेप टूल लगेगा या कलर टूल लगेगा, जो भी टूल आपको लगेगा उसका आप जो है उपयोग करेंगे, ठीक है? चूज़ योर टूल्स, तो आप चूज़ क्या करेंगे, जितना भी टूल्स है उसको आप क्या करें चॉइस करेंगे। उसके बाद जो है अपना जो है प्रेज़ेंटेशन बनाना आप स्टार्ट करेंगे और कुछ-कुछ जो फाइल्स वगैरह आपको लगेगा मल्टीमीडिया जैसे जोड़ना है, कुछ इमेज डालना है, कुछ वीडियो डालना है, कुछ टेक्स्ट डालना है, कुछ एनिमेशन डालना है, तो उसको जो है आप जोड़ते जाएँगे। उसके बाद आप जो है पूरा देखेंगे कि आप जो प्रेज़ेंटेशन बनाए हैं वो अच्छे से बनाए कि नहीं बनाए। अगर किसी भी प्रकार का सुधार करना है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं करना है तो उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं और फाइनलाइज़ करने के बाद जो है आप उसको जो है पीपीटी के रूप में सेव कर सकते हैं। चाहे आप जो है उसको वीडियो के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट पीपीटी से वीडियो बनाना भी संभव है। आप उसको वीडियो के माध्यम से भी सेव कर सकते हैं, चाहे आप उसका पीडीएफ रूप में सेव कर सकते हैं, तो जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हैं। बट आप अगर पीपीटी के माध्यम से जो बनाते हैं, पीपीटी के रूप में बनाते हैं और उसको प्रेज़ेंट करते हैं, तो जो एनिमेशन वगैरह आप दिए हैं तो वो आपको क्लियर विज़िबल होगा। अगर वीडियो बनाते हैं तो भी विज़िबल होगा, लेकिन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्टैटिक हो जाता है, उसको केवल आप रीड कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट वगैरह दिखाई आपको नहीं देता, ठीक है? जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअल में ये है आपका एक प्रकार से पीडीएफ, ये क्या है पीडीएफ जिसमें मैं लिखा हूँ, उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पीडीएफ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फ़ाइल देखते हैं और उसका एक्सटेंशन देखते हैं। जैसे वीडियो फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या-क्या होता है? एवीआई, ऑडियो वीडियो, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये है एवीआई, उसके बाद एमपी4 होता है, उसके बाद एमओवी और एमकेवी, डब्ल्यूएमवी और एफएलवी, ठीक है? तो ये होता है वीडियो का एक्सटेंशन, वैसी प्रकार पिक्चर का एक्सटेंशन होता है, जेपीजी होता है, जी है ना? जेपीईजी होता है, जीआईएफ होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज, है ना? और एसवीजी होता है, रॉ होता है, पीएनजी होते हैं पोर्टेबल, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा तो ये सब है। इसका आपको फुल फॉर्म भी मैं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि कल का क्लास और लेना है, ठीक है? कुछ-कुछ बातें और बचा हुआ है, तो इसको मैं जो है फुल फॉर्म भी कराना है मेरे को, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो आप याद रखिएगा, वीडियो का जो एक्सटेंशन है एवीआई, एमपी4, एमओवी, एमकेवी, डब्ल्यूएमवी और एफएलवी। पिक्चर का जेपीईजी, जेपीजी, जीआईएफ, एसवीजी, रॉ और पीएनजी, ठीक है? टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो है एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक होता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वाला डॉक, उसके बाद टेक्स्ट, पीडीएफ, आरटीएफ और ओडीटी, ये जो है एक्सटेंशन है, ठीक है? याद रखिए जो एक्सटेंशन आप कभी नहीं पढ़े हैं या जो आपको याद नहीं है, उसको जनरली याद करिएगा, आरटीएफ और ओडीटी, ठीक है? उसके बाद ऑडियो की अगर बात करें तो MP3, WAV, है ना? और फ्लैग, MP4A और मिडी या मिडी, ये आप जानते हैं गिटार के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ये ऑडियो फाइल मिडी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल में चार्ट और उसके प्रकार। एक्सेल में जो है कौन-कौन से चार्ट होते हैं, कितने रूप का चार्ट होता है, उसको पूछा जाता है, तो ठीक है। तो एक्सेल में सबसे पहले याद रखिए स्कैटर प्लॉट होता है, स्कैटर प्लॉट। इसमें क्या होता है, 2 अक्ष एक्स और वाई जानते हैं ये है आपका वाई अक्ष, एक होता है एक्स अक्ष। तो 2 अक्षों पर डेटा बिंदुओं को प्लॉट करता है, ठीक है। दोनों अक्षों पर जो बिंदु है उसको प्लॉट करता है, जिसमें बिंदुओं के पैटर्न को देखकर चरों के बीच की दिशा, इसको ध्यान रखिएगा इस लाइन को, चरों के बीच की दिशा, शक्ति और संबंध का पता लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसको पूछा गया था कि 2 चरों के बीच संबंध का पता चलता है, ठीक है? 2 चरों के बीच संबंध का पता चलता है, किससे पता चलता है? तो स्कैटर प्लॉट से पता चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यही क्वेश्चन और भी बन सकता है, 2 चरों के बीच दिशा का पता चलता है, 2 चरों के बीच शक्ति का पता चलता है, 2 चरों के बीच संबंध का पता चलता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वो होता है स्कैटर प्लॉट, ठीक है? बार चार्ट क्या होता है? इसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के बीच मूल्यों की तुलना करने के लिए, इसको याद रखें, मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है? बार चार्ट के माध्यम से मूल्य का तुलना करते हैं, जैसे जीडीपी वगैरह आता है, ठीक है? तो आप देखते हैं तो उसमें बार चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया जाता है, ठीक है? लाइन चार्ट क्या होता है? आमतौर पर समय के साथ रुझान, ठीक है? कोई चीज़ समय के साथ कितना बढ़ रहा है,
समय साथ कितना कम हो रहा है, तो उस चीज़ को बताने के लिए तो समय के साथ रुझानों या निरंतर डेटा के परिवर्तनों को दिखाने के लिए जो है लाइन चार्ट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, जैसे ये बढ़ा फिर कम हो गया, इस प्रकार से लाइन चार्ट होता है, ठीक है। बार चार्ट क्या होता है, ये होता है बार चार्ट, इस प्रकार से जो दिखता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं बार चार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद रडार चार्ट, इसका उपयोग कई चरों के, याद रखिएगा, हाँ, इसका उपयोग जो है रडार चार्ट का उपयोग कई चरों के कुल मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। कुल मूल्यों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो रडार चार्ट का, जो एक केंद्रीय बिंदु से निकलने वाले कई अक्षों पर डेटा बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। बबल चार्ट, ठीक है, बबल चार्ट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट का एक प्रकार है, एक तीसरे चर के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बबल चार्ट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट का ही एक प्रकार होता है जो तीसरे चर के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। पाई चार्ट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रकार से जो चार्ट बनता है, ठीक है, इस प्रकार से जो चार्ट बनता है इसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से होता है पाई चार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, पाई चार्ट जो है अनुपात को प्रतिशत में बदलने का काम करता है, ठीक है। अनुपात को किसमें बदलने का काम करता है, प्रतिशत को दर्शाने के लिए, है ना, अनुपात को प्रतिशत में दर्शाने के लिए जो है पाई चार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ आप देखे होंगे बहुत सारी जगह होते रहता है, ठीक है। खासकर आप अभी जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें आप देखेंगे लाइन चार्ट का यूज़ बहुत होता है, बार चार्ट का उपयोग होता है, पाई चार्ट का उपयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही जो स्कैटर प्लॉट है उसमें 2 चरों को दर्शाने के लिए, संबंध बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसको पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है। पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो पीपीटीएक्स होता है, पीपीटीएक्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ पावर पॉइंट में, उसको ध्यान देना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से बार-बार क्वेश्चन बना है 2-3 बार, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले पावर पॉइंट में आप जब जाएँगे ना, थोड़ा-सा 1 मिनट रुकेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ जो है सबसे पहले दिया हुआ है आपका होम, उसके बाद है इंसर्ट, उसके बाद है डिज़ाइन, उसके बाद है ट्रांज़िशन, ठीक है? उसके बाद है एनिमेशन, उसके बाद है स्लाइड शो, फिर रिव्यू, फिर व्यू, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इस क्रम को भी ध्यान रखना है, इसको भी पूछा जाता है, ठीक है? क्या-क्या है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांज़िशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, ठीक है? रिव्यू है, फिर व्यू है। व्यू के अंदर जब आप जाएँगे ना तो आपको एक नॉर्मल व्यू देखने को मिलेगा, जैसे ही पावर पॉइंट को आप चालू करते हैं तो जो व्यू आपको दिखाई देता है, वो नॉर्मल व्यू है, ठीक है? एक प्रकार से। उसके बाद जो है आउटलाइन व्यू आपको दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू में क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ कि आउटलाइन व्यू में ना आपको किसी भी प्रकार का, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का आपको इमेज नहीं दिखेगा, वीडियो वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है, केवल इसमें टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी देखो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, और ज़ूम करता हूँ मैं, देखो ये ज़ूम आपको करके दिखाया, ठीक है, इसको ध्यान देना। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि देखो इसमें जो है जितना भी पीपीटी है वो छोटा-छोटा बना हुआ दिख रहा है, चार्ट, ये छोटा-छोटा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें लघु रूप में होता है। स्लाइड सॉर्टर मतलब जितना भी आप स्लाइड बनाए हो, ठीक है, उसको एक साथ आप देख सकते हो छोटे-छोटे फॉर्म में, और उसको आप इधर-उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। मूव करने का मतलब क्या है कि आप उसको अरेंज कर सकते हो किसी भी क्रम में, ठीक है। उसी प्रकार ये होता है नोट पेज। नोट पेज में आपका जैसे नोट्स वगैरह टाइप दिखाई देता है उस प्रकार से ये दिखाई देगा, ठीक है। जो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजता हूँ ना, वो आपको नोट्स पेज की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। स्लाइड मास्टर क्या होता है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है कि मान लो आप 50 पेज का पीपीटी बनाए हैं, ठीक है? 50 पेज का पीपीटी बनाया और आपको लगता है कि अरे मुझे तो उस 50 पेज के पीपीटी में कुछ टेक्स्ट, मतलब ऊपर में ग्राफिक्स कुछ लगाना है, या अपना लोगो आप लगाना चाहते हैं। मान लो आपका इंस्टीट्यूट वगैरह है तो आप उसका लोगो लगाना चाहते हैं, ठीक है? आप लगाना तो आप भूल गए, तो उसको कॉपी पेस्ट करने में 100 स्लाइड अगर बनाए हैं, तो 100 स्लाइड में आप कॉपी पेस्ट कितना करेंगे? तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में जाने के लिए ना व्यू टिप से आप जाएँगे, व्यू टैब में टैप करेंगे तो आपको स्लाइड मास्टर में जैसे जाएँगे ना, तो आपको एक मेन जो है टैब दिखाई देगा। मेन मतलब पीपीटी दिखाई देगा, पावर पॉइंट स्लाइड दिखाई देगा, ठीक है? उस स्लाइड में आप जो भी चेंज करेंगे, वो सभी 100 स्लाइड में एक साथ चेंज होगा, ठीक है? उसको बोलते हैं स्लाइड मास्टर, ठीक है? हैंडआउट क्या होता है? हैंडआउट में क्या कर सकते हैं कि आप जो भी नोट्स वगैरह आप बनाए हैं, ठीक है? मतलब जो पीपीटी बनाए हैं उसको पीडीएफ के रूप में, ठीक है, कैसे दिखेगा उसको देखने के लिए जो है हैंडआउट्स, या जो हैंडआउट कहने का मतलब सब पीपीटी जो है, जैसे 6-7 पीपीटी को आप एक स्लाइड में रख सकते हैं या ए4 साइज पेपर में रख सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये बोलते हैं हैंडआउट, उसको बोलते हैं, मतलब उसको निकाल कर पढ़ने के लिए, जैसे पढ़ना चाहते हैं आप, है ना, उसको तो एक-एक स्लाइड को तो आप प्रिंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पेज हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, 6 स्लाइड को एक पेज में रखा जाता है। उससे क्या होता है कि आप जब उसको प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है, तो 6 स्लाइड आपको एक ही पेज में दिखाई देगा। तो उससे क्या है, आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा, पेज का जो खर्च है वो भी आपका बच जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा।
ये जो पीपीटी दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चीज़ को देखना, ये वाले पोर्शन को। देखो ये पीपीटी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं थंबनेल। इसको क्या बोलते हैं? थंबनेल बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे? थंबनेल बोलेंगे, ठीक है? इसको थंबनेल बोलते हैं। और ये होता है मेन आपका स्लाइड। ये क्या होता है? मेन स्लाइड, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका मेन स्लाइड, ठीक है? तो इस प्रकार से दिखाई देता है जब आप पीपीटी को ओपन करेंगे तो। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद नॉर्मल व्यू क्या होता है आपको बता देता हूँ। यह डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जैसे ही आप चालू करते हैं पीपीटी को, ठीक है? तो जो आपको स्लाइड दिखता है उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट व्यू, ठीक है? इसमें बाईं ओर आपको थंबनेल दिखाई देगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है? और मेन जो है यहाँ पर दिखाई देगा, मेन आपका जो स्लाइड है वो, ठीक है? जिसमें आप काम करेंगे। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है? इस व्यू में प्रेज़ेंटेशन की सभी स्लाइड को छोटे-छोटे थंबनेल के रूप में एक ही स्क्रीन में जो है दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। इसमें दिखाई दे रहा है ना? यहाँ आपको बताया छोटे-छोटे थंबनेल के रूप में 4, ठीक है? ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है? तो लघु रूप बोलते हैं इसीलिए, ठीक है? उसको पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें लघु रूप में जो है आपको स्लाइड दिखाई देगा, तो इसमें स्लाइड सॉर्टर में, ठीक है? आउटलाइन व्यू, इसमें स्लाइड में केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, चित्र या अन्य ग्राफिक्स आइटम इसमें नहीं होता है। इसका उपयोग जो है प्रेजेंटेशन या स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद स्लाइड मास्टर व्यू याद रखिएगा। तो स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड में चेंज करने के लिए स्लाइड मास्टर व्यू का उपयोग हम करते हैं। सभी स्लाइड में एक साथ अगर आपको चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो स्लाइड मास्टर व्यू में होता है, ठीक है? उसके बाद यूट्यूब के बारे में एक चीज़ और याद रखना है। यूट्यूब के बारे में तो वैसे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आपका लास्ट 2 लो लेक्चर में जो है यूट्यूब के बारे में आपको बताया था, ठीक है? उसको भी देखिएगा, ठीक है? कौन-कौन इसका आविष्कारक थे, कब-कब इसका वीडियो डाला गया है, सबसे पहले वीडियो कब डाला, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी किसका और किसके ओनरशिप में ये चल रहा है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, उसको भी याद रखिएगा। तो सभी चीज़ को मैं जो है लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो उसको आप देखिएगा क्योंकि आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, ठीक है? यहाँ फिर से मैं उसको रिपीट करूँगा, समय ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा है कि वीडियो बन चुका है, आपका ऐप में भी जो है वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही अभी तो यूट्यूब में मैं दे रहा हूँ क्लास को। अगर आपको ये क्लास नहीं मिलता तो आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप को, और वहाँ आप यूट्यूब सेक्शन में जाएँगे ना तो वहाँ भी यूट्यूब सेक्शन में आपको मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वीडियो दिखाई दे देगा, ठीक है? तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, इसमें देखो 36 पेज का ये पीडीएफ बन चुका है, ठीक है? लगातार मेरे खोज करने से कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो 36 पेज का बन चुका है। अभी और 2 क्लास और आएगा, मान के चलिए 50 से 60 पेज का ये जो है आपको ये दिखेगा नोट्स, ठीक है? तो यह नोट अगर आपको चाहिए, ठीक है? तो कंप्यूटर का जो पेपर एनालिसिस है वो कंप्लीट होने के बाद ये मेरे ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप 10-20 रुपए देकर जो है खरीद सकते हैं, ठीक है? क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म चार्ज लगता है और इसके लिए बनाने में मेहनत लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये केवल दूसरे क तक सर्कुलेट होने के लिए ना बने, ठीक है? वाक़ई में अगर आपको ज़रूरत है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आपको हेल्पफुल लग रहा है, आपको लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए मेरे को, ठीक है? मेरे को एग्ज़ाम निकालना है और लगता है कि मैं वाक़ई में मेहनत किया हूँ आपके लिए, तो इसको आप 10-20 रुपए देके खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 रुपए आज की डेट में अगर वाक़ई में आप पढ़ने वाले हैं तो, ठीक है? 100-100 रुपए, 2-200 रुपए के नोट्स खरीदने से अच्छा है उस चीज़ों को पढ़ो, जो वाक़ई में आपके काम का है, कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो सके, ठीक है? देखो, यूट्यूब क्या है इसको ध्यान रखना, तो यूट्यूब जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ध्यान रखिएगा है एक, ठीक है? ये जो है वेब एप्लीकेशन भी है, ठीक है? ये एप्लीकेशन भी है, आपके मोबाइल में वेब एप्लीकेशन भी है ये, ठीक है? ये ईमेल की सुविधा प्रदाता है, ठीक है? अब देखो, अगर ये ऑप्शन में था, ऐसा था क्वेश्चन, यूट्यूब क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, दूसरा था ईमेल सुविधा प्रदाता और तीसरा वेब एप्लीकेशन और चौथा था इनमें से सभी, ठीक है? तो देखो, तो पहला ऑप्शन तो सही है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? दूसरा भी सही तीसरा भी सही है, वेब एप्लीकेशन। लेकिन ईमेल सुविधा प्रदाता नहीं है, डायरेक्ट रूप से नहीं है, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी को आंसर लिया गया है। और क्यों उपरोक्त सभी को आंसर लिए गए, मैं बता रहा हूँ उसका कारण, क्योंकि ये डायरेक्ट ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। लेकिन यूट्यूब किसका है? जीमेल, गूगल, और गूगल से क्या जुड़ता है? जीमेल, है ना? जीमेल, गूगल, ये सब किसका है? गूगल का है। तो डायरेक्ट आप बिना जीमेल का आप यूट्यूब नहीं चला सकते। तो एक प्रकार से ये भी जो है ईमेल सुविधा प्रदाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसीलिए इसको आंसर माना गया है। तो ये चीज़ को भी क्लियर रखना, ठीक है? बिना जीमेल अकाउंट का आप यूट्यूब नहीं देख सकते, ठीक है? आपको यूट्यूब देखने का परमिशन नहीं है, ठीक है? आप देखेंगे थोड़ा देर में आप जीमेल में लॉगिन करने को बोला जाता है, ठीक है? तो आपका नया मोबाइल जब खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है? उसी से सब चीज़ एक्सेस होता है। तो जीमेल के बिना आप जो है यूट्यूब नहीं चला सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मतलब अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है? तो किसी न किसी रूप से ये ईमेल सुविधा प्रदाता भी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए तीनों जो ऑप्शन है वो सही था, तो उपरोक्त सही जो है इसका आंसर होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें समझ आया होगा। ठीक है? चलिए तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ।
कल इसका नेक्स्ट क्लास आएगा, कल या परसों की क्लास में इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कोई भी आपका किसी भी प्रकार से और जो है क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो जो जो टॉपिक मुझे लगता है कि और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी का वीडियो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। पीएससी प्री वाले बच्चे मेरे से एक मांग कर रहे थे कि सर यातायात का वीडियो बना दीजिए, आपके मैराथन क्लास में वो शायद स्किप हो गया है करके। तो मैं हो सकता है तो कल जो है मैराथन क्लास में वाले में जो यातायात वाला जो चैप्टर छूट गया है उसको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए ऐसी क्लास में समाप्त करता हूँ यहीं पास।